गुड मॉर्निंग। कक्षा 12वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। आइए आगे की कक्षा में, आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता की छठी प्रमुख विशेषता, विज्ञान एवं कला। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता, विज्ञान एवं कला। विज्ञान एवं कला। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की विज्ञान एवं कला में भी काफी रुचि रही है और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं ने विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थानों से खुदाई के बाद जो प्रश्न मिले हैं या वस्तुएं मिली हैं, इन वस्तुओं को देखकर ही इनके विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में रुचि, इनकी प्रगति देखते ही बनती है। तो सबसे पहले आज देखते हैं इन्हीं प्रगतियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की छठी प्रमुख विशेषता, विज्ञान एवं कला की पहली विशेषता, लिपि। लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों को लिपि का ज्ञान था। वो लोग अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रात्मक रूप में क्या करते थे, लिखते थे। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लिपि रही है। और इसके साथ साथ ये लोग लिखते कहाँ थे, अपनी लिपि को लिखते कहाँ थे, तो मिट्टी की पट्टिकाओं पे, ताम्र पट्टिकाओं पे, घड़ों पे, मृदभांडों पे, कुल्हाड़ियों पे, औजारों पे, बर्तनों पे, तो विभिन्न स्थानों में ये लोग अपनी लिपि का प्रयोग करते हैं। और सिंधु सभ्यता कालीन लिपियों की यदि हम संख्या की बात करें तो लगभग 375 से 400 की संख्या में इनकी लिपियां प्राप्त हुई है। किंतु ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम इनकी लिपियों को पढ़ पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग अपनी लेखन कला को कैसे लिखते थे, तो ये लोग लिखते थे दायां से क्या लिखते थे लोग, बायां लिखते थे। जैसा कि हमारी लिपि क्या है, हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, इधर बाएं से हम लोग क्या लिखते हैं, हमारी लिपि क्या है वर्तमान में, बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की लिपि कैसी लिखती थी, लोग दाएं से बाएं लिखते थे, ऐसा उल्टा ये लोग लिखते आते थे। वो भी चित्रकार, है ना, अलग अलग चित्रों के माध्यम से ये लोग अपनी लिपि का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार लोग, विद्वान लोग हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग या सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की भाषा क्या थी, ये तो हो गई इनकी लिपि की बात, और इनकी भाषा क्या थी इसके बारे में स्पष्ट किसी प्रकार से प्रामाणिकता के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती। फिर भी इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग ब्राहुई भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा, ब्राहुई भाषा। हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग ये ब्राहुई भाषा बोलते हैं। जिस प्रकार, जैसा कि पाकिस्तान के बलूच लोग आज भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं के आधार पर इतिहासकार लोग ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की विज्ञान एवं कला में उनकी लिपि चित्रात्मक थी। इनकी लिपि कैसी थी, तो लिपि थी चित्र आकृति कह सकते हैं, चित्रात्मक इनकी लिपि थी। और इनकी जो भाषा रही है वो क्या थी, ब्राहुई भाषा थी। दूसरी प्रमुख विशेषता जो रही है कला की, दूसरी विशेषता वो क्या रही है, चित्रकला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला से परिचित थे और विभिन्न चीजों पे, जैसे मिट्टी के बर्तनों पे, विभिन्न प्रकार के आभूषणों पे, हथियारों पे, औजारों पे, बड़े भांडों पे, घड़ों पे अपनी चित्रात्मक आकृति बनाते थे, चित्रों का अंकन करते थे। और विशेष रूप से तो वृक्ष की आकृति या चित्र का अंकन ये लोग
विशेषता रूप से करते थे। इसके साथ साथ रंगीन पशु पक्षियों का चित्र बनाना, मनुष्यों की चित्र बनाना, और उसके साथ साथ त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, ऐसा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने में लोग निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विज्ञान एवं कला की तीसरी प्रमुख विशेषता हम देखते हैं तो वो है मूर्ति कला। मूर्ति कला हड़प्पावासी या सिंधु घाटी सभ्यता वासियों की मूर्ति कला के क्षेत्र में भी काफी उन्नति या प्रगति की है। वो लोग मिट्टी, पत्थर या विभिन्न प्रकार की धातुओं की कलात्मक एवं सुंदर मूर्ति बनाने में निपुण थे। की मूर्ति मिली है, तांबे की मूर्तियाँ मिली है, विचार मग्न मुद्रा में बैठा हुआ एक मूर्ति मिली है जिसको पुजारी की मूर्ति के रूप में ये लोग मानते हैं। इसके साथ साथ स्त्री पुरुषों की, भैंसों की और पशुओं की भी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है जो काफ़ी कलात्मक हैं। तो अर्ध पुरुषों की मूर्तियाँ मिली है, दाढ़ी वाले सिर प्रस्तर की प्रतिमा मिली है जो काफ़ी कलात्मक और सुंदर है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की रुचि मूर्ति निर्माण कला के क्षेत्र में भी बनी थी। चौथी इसकी कला की हम बात करें, कला और विज्ञान के क्षेत्र में, वो थी धातु कर्म। धातु कर्म सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन से तांबे, कांसे और विभिन्न प्रकार की धातुओं की मूर्तियां मिली है, वस्तुएं मिले हैं, बर्तन मिले हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग धातु कर्म या धातु विज्ञान से परिचित थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कांस्य की मूर्ति मिली है जिसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 10.5 सेंटीमीटर की ऊंची एक कांसे की बाला नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है। तांबे की मूर्ति मिली है और ये सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग तांबे से, कच्ची धातु से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की विधि भी जानते थे। कच्ची धातु से ये लोग क्या करते थे, शुद्ध तांबा निकालने की विधि को जानते थे या परिचित थे। जैसे कि हम वर्तमान में जानते हैं कच्ची धातु से तांबा निकालने के लिए उस कच्ची धातु को 1083 सेल्सियस में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और उसके बाद वो कच्ची धातु पिघलने लगता है, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो इस टेक्निक को, इस तरीकों को ये लोग अच्छी तरीके से जानते थे, तभी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग कच्ची धातु में से शुद्ध तांबा प्राप्त करते थे और शुद्ध तांबा की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, बर्तनों का निर्माण ये लोग सुगमतापूर्वक करते थे। इसके साथ साथ तांबे में टीन मिला के, जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे, जैसा क्या किए थे कि तांबा में क्या मिला के, टीन मिला के, तांबा में टीन मिला के ये लोग नया धातु कांसा प्राप्त कर लेते थे। लगभग 75 से 90% तांबा और 10 से 25% टीन मिला के एक नया धातु कांसा प्राप्त करने की कला से भी ये लोग परिचित थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की धातु कर्म में भी काफ़ी अच्छी जानकारी रही है। धातु कर्म के बारे में वो लोग अच्छे से जानते थे। इसकी अगली विशेषता हम लोग देखते हैं। इसकी 5वीं विशेषता क्या है, गोदी या बंदरगाह, नौका एवं गोदी निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन से लोथल है ना, जिनको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुजरात के नाम से जानते हैं, वहाँ पे लोथल पे क्या मिले हैं, 128 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी एक बंदरगाह, डाकयार्ड के अवशेष मिले हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से बंदरगाह या गोदी के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिला है बंदरगाह या गोदी के प्रमाण, लोथल।
जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुजरात के नाम से वर्तमान में जानते हैं, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता काल के समय में लोथल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ मोहनजोदारो से, इसके साथ साथ क्या है, मोहनजोदारो से एक बर्तन पे नौका का चित्र मिला हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग व्यापार करने के लिए नौका का उपयोग करते हैं और नौका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए, ले जाने के लिए, जहाँ पे नौकाएं रुकती उसको हम किस नाम से जानते हैं, बंदरगाह। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता में विदेशी व्यापार के संबंध में जो दस्तावेज मिला है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता को, मेसोपोटामिया के व्यापार संबंधी दस्तावेज में क्या मिला है, सिंधु घाटी की सभ्यता को मेलुहा के नाम से दर्शाया गया है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों का विदेशी व्यापार उनके समकालीन संस्कृतियों के साथ बंदरगांव के माध्यम से, जल मार्गों के माध्यम से सुगमता पूर्वक चलता था। इसकी छठी विशेषता हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में छठी विशेषता क्या है, माप एवं बात, माप एवं बात। इसके बारे में हम लोग पूर्व और चर्चा कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की जो बात थी, जिसका प्रयोग वो मनकों को, आभूषणों को तौलने के लिए करते थे, ये काफी प्रामाणिकता के साथ करते थे। ये लोग विशेषता, इनकी बात क्या होते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में होते थे और विशेषता 16 के अनुपात में विशेषतः ये लोग क्या करते थे, बाटों का निर्माण करते थे, जो काफी प्रामाणिकता के साथ आज प्रस्तुत किए जाते हैं। और माप के लिए ये लोग एक डंडे मिले, मोहनजोदारो से एक डंडे मिले, जिनकी निश्चित दूरी पर माप के चिन्ह बने हुए हैं, जो प्रामाणिकता को व्यक्त करते हैं। अतः सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में भी काफी उन्नति एवं प्रगति सिंधु सभ्यता कालीन लोगों ने की थी, जिनके माप एवं बात क्या थे, एक निश्चित अनुपात में बने होते थे। इनकी हम यदि सातवीं विशेषता की बात करें, इसकी सातवीं विशेषता की बात करें तो विज्ञान एवं कला की सातवीं जो विशेषता है वो है चिकित्सा का ज्ञान, चिकित्सा का ज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शिलाजीत नामक एक औषधि या शिलाजीत का एक टुकड़ा मिला है, जो वर्धक, शक्तिवर्धक है, जिनको बहुत सारी बीमारियों में औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी कारगर होता है। और इसके साथ साथ एक मस्तिष्क मिला है, खोपड़ी जो मिला है, जिसको मस्तिष्क की बीमारी थी, जिस पर शोध चल रहा था। ये सारी चीज़ें इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सिंधु सभ्यता कालीन लोगों को चिकित्सा का विशेष ध्यान रखते थे, अपने स्वास्थ्य के प्रति वो काफ़ी सजग रहते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक उत्तम तकनीक, उत्तम समाज, सुव्यवस्थित लायक है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में काफ़ी क्या थी, उन्नति थी, या काफ़ी तकनीक की ये लोग जानकारी रखते थे। इस पूरे इनकी विशेषताओं के बाद क्या कर लेते हैं, पुनः चर्चा कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में। सबसे पहले देखते हैं इनकी लिपि, लेखन कला का इनको ज्ञान था। ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, चित्रात्मक इनकी लिपि थी। ये लोग ब्राह्मी, ये लोग क्या करते हैं, ब्राह्मी भाषा बोलते थे। इनकी लिपियों की संख्या की यदि हम बात करें तो लगभग कितने की थी, 400 की थी। और ये लिपि का प्रयोग किस लिए करते थे, अपने भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए करते थे। दूसरे हम लोगों ने देखा चित्रकला। ये लोग विभिन्न प्रकार के बर्तनों पे, घड़ों पे, भांडों पे, औजारों, हथियारों पर सुंदर कलात्मक चित्रकला या चित्रों का आकृति का निर्माण करते थे। विशेषतः वृक्ष और वृत्तों का, इसके साथ चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत का भी चित्र निर्माण करते थे। पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का रंगीन चित्र बनाते थे।
मूर्ति कला में देखिए तो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हमको खुदाई से मिली है। तांबे की, कांसे की, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। दाढ़ी वाले सिर जिनको संभवतः राजा के रूप में मानते हैं, इसकी मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, स्त्री पुरुषों की मूर्ति मिली है। इसके साथ साथ पशुओं की भी बहुत सारी मूर्ति मिली है, जो इनकी मूर्ति कला के क्षेत्र में विशेष बात को अंकित करते हैं। इनकी चौथी जो विशेषता थी धातु कर्म की, वो भी हम लोग देखें कि लोग दो धातु तांबे और टीन को मिक्स करके एक नया धातु कांसा प्राप्त करते थे। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्यकालीन संस्कृति या सभ्यता के नाम से भी जानते थे। इसके साथ साथ कच्ची धातु से शुद्ध तांबा को भी प्राप्त करते थे। और ये शुद्ध तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान के जो तांबे के क्या थे खदान थे, वहां से एक कच्ची धातु प्राप्त करके उनको 1083 कितने में 1083 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते थे, उनको गर्म करते थे, पिघला के तांबा शुद्ध रूप में ये लोग प्राप्त करते थे। और तांबा का उपयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जैसे बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, औजार बनाने के रूप में ये लोग करते थे। इसके साथ साथ नौका एवं गोदी मतलब बंदरगाह, पट्टन या जिसको अंग्रेजी में डॉकयार्ड भी हम लोग बोलते हैं, इसका निर्माण भी ये लोग सुगमतापूर्वक करते थे। जिन एक लोथल से गुजरात से एक बंदरगाह मिला है जो 128 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी है। और इसी बंदरगाह से विदेशों के साथ ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। माप और तौल हम लोग देखें, माप के लिए एक डंडा मिला है जिसमें निश्चित दूरी पर क्या है माप बना हुआ है। इसके साथ साथ बाट का जो ये लोग प्रयोग करते थे, ये बाट काफ़ी प्रामाणिकता के साथ होता था। 16 के अनुपात में ये लोग विशेषता करते थे। इसके साथ साथ इनकी हम लोग सातवीं विशेषता देखें, चिकित्सा का ज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी क्या किए थे, प्रगति किए हुए थे। ये लोग शिलाजीत का प्रयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में करते थे, जो एक बलवर्धक औषधि है। मस्तिष्क की शोध का भी प्रमाण मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग या हड़प्पा संस्कृति के लोगों की विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्रगति किए हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की पतन के बारे में चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की सुव्यवस्थित है ना सुसभ्य नगरीय सभ्यता का पतन किन कारणों से क्यों हो गया, ये हम लोग आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू।